अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्लास 10 का आपका फ़िज़िक्स का फर्स्ट हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारा टॉपिक, इसमें सबसे पहले हम इसके जो है चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल का मतलब होता है मतलब बहुत सिंपल या सादा कह लें। हार्मोनिक होता है हारमोनी, यानी हर एक मूवमेंट दूसरे को फॉलो कर रही हो। हार्मनी का वैसे उर्दू में वर्ड होता है हम आहंगी, यानी एक दूसरे को, अगर हम आसान वर्डिंग में इसको देखें तो आसान वर्डिंग में ये होगा इसका मतलब कि हम आहंगी, यानी एक चीज़ दूसरे को फॉलो करे। जैसे आप देखते हैं म्यूज़िक में हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे ड्रम्स हैं, गिटार है और पियानो है, अगर ये सारे एक दूसरे को फॉलो करें तो म्यूज़िक बहुत प्लेजेंट हमें सुनाई देता है। वरना अगर ये एक दूसरे को फॉलो ना करें और म्यूजिशियंस जो हैं इनको अच्छे से प्ले ना करें तो वो म्यूज़िक नहीं, नॉइज़ बन जाता है। तो हारमोनी का मतलब ये कि हर एक मूवमेंट दूसरे को क्या करे, फॉलो करे। मोशन का मतलब आप जानते हैं कि मूवमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हमें वाइब्रेशन को समझना ज़रूरी है कि वाइब्रेशन क्या होती है। आपने अपनी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, उनमें आपने एक वाइब्रेटरी मोशन को भी पढ़ा होगा कि वाइब्रेशन, उसमें वाइब्रेशन कह लें, वाइब्रेटरी मोशन कह लें, एक ही बात है। वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, यानी किसी चीज़ का अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे क्या करना, वाइब्रेट करना। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये इसकी ये मार्कर है, ये इसकी मेन पोजीशन है, मैं इसको मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये इसको कहेंगे टो और इसको कहेंगे फ्रो, तो टो एंड फ्रो मोशन। और अब आप ये भी देख रहे हैं कि ये अपनी मेन पोजीशन, जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया, इसके गिर्द ही मूव करे। इधर जाता है तो फिर मेन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन जब इधर जाता है दोबारा फिर मेन की तरफ आने की कोशिश करता है। इसको हम जैसे कि आप देखते हैं कि क्लॉक का पेंडुलम होता है, जो वो भी इसकी भी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से ही होती है। बेसिकली हम उसको डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह से एक आपका पेंडुलम होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन पोजीशन मीन्स वो पॉइंट जिसमें कोई भी चीज़ बैलेंस्ड होती है। यानी जब आप देखते हैं सेंटर में कोई चीज़ हो, या आप धागे के साथ किसी स्टोन को भी बांधे, उसको इस तरह से रखते हैं तो वो इस तरह से नीचे की तरफ, उसका मतलब वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, वो बैलेंस्ड होता है। लेकिन जैसे आप उसको इस साइड पे थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेकर आते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है वो अपने बैलेंस पॉइंट पे नहीं रहा। तो हर चीज़ अपने सेंटर पॉइंट पे बैलेंस्ड रहती है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मूव करवा के, डिस्प्लेस करवा के, यानी डिस्प्लेस का मतलब है यहाँ से इसको मूव करवा के इस साइड पे लेकर आता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। इस डायरेक्शन में मूव करते हुए कहाँ पे पहुँचता है, ये इस साइड पे। तो आप देखते हैं कि ये इसकी मेन पोजीशन है, जिसको हमने ओ से शो कर दिया। ओ होती है आपकी मेन पोजीशन, इसको हम ओ से शो करते हैं, ठीक हो गया। और एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होती हैं? एसएचएम का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। एक्सट्रीम पोजीशन ये होती है कि जहाँ तक कोई चीज़ मैक्सिमम मूव करती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस पेंडुलम यहाँ पे पहले रेस्ट में था, मैं इसको मूव करवा के ए पॉइंट तक लेकर आया, क्लियर। तो जहाँ तक मैं इसको लेकर आया हूँ ये इसकी एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी ये मैक्सिमम यहाँ तक मूव करके वापस आ जाता है। मैं इसको यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ तो ये मूव करके इधर आता है, मैक्सिमम ये बी पॉइंट यानी यहाँ तक जाता है, फिर मूव करके कहाँ आ जाता है, वापस आ जाता है। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है, मतलब कि आप समझ लें एक बहुत आगे तक। एक्सट्रीम का वैसे मतलब होता है एक हद तक चले जाना है, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम तक, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में चले जाना। तो यहाँ पे फिज़िक्स में एक्सट्रीम मीन्स ये है कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम यहाँ तक मूव करते हैं, इससे आगे ये नहीं जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन ये होती है कि मैक्सिमम वो चीज़ कहाँ तक मूव करती है, फिर यहाँ तक मूव करके आप जानते हैं पेंडुलम वापस आ जाता है। तो ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। और मेन पोजीशन क्या है, जहाँ पे वो चीज़ बैलेंस्ड है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप जानते हैं जैसे ही हम इसको मूव करवा यहाँ पे में हम ला के किसी चीज़ को छोड़ें तो ये वाइब्रेट करते रहता है। एट दी एंड कुछ देर के बाद ये वापस यहाँ पे आके रेस्ट में आ जाता है। कोई भी चीज़ रेस्ट में तब आती है जब वो उस पर सब तमाम लगने वाली फोर्सेस क्या हो जाएं, ज़ीरो। तो ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में क्लास 9 का कि इक्विलिब्रियम यही होता है। कि इक्विलिब्रियम क्या है कि जिस कोई भी बॉडी जो होती है मतलब कि रेस्ट में आ जाती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में भी कब रहती है, जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाए, ज़ीरो। तो ओ पॉइंट पे आके रुक क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट में आ जाती है, इस पर तमाम फोर्सेस ज़ीरो हो जाती है। तो इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम में हो जाती है। खैर इक्विलिब्रियम को हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम आते हैं
अब अपना जो है वाइब्रेशन पे वापस, तो आपने देखा कि वाइब्रेशन क्या है, किसी बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो मूवमेंट। अच्छा, वाइब्रेशन का दूसरा नाम हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, कि आप ऑसिलेशन कह लें या वाइब्रेशन कह लें, दोनों बातें सेम है। ऑसिलेशन का मतलब भी यही होता है, तो आप इसको वाइब्रेशन कह लें, ऑसिलेशन कह लें, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट को समझा, और मेन पोजीशन को हम दोबारा मैं बता दूँ कि ये वो पॉइंट है जिस पे कोई भी चीज़ बैलेंस्ड होती है, यानी इक्विलिब्रियम में होती है और रेस्ट पे होती है, इसलिए वो आराम से वहाँ पे आके रुक जाती है। बी पे लाएँ तो वो मूव करना स्टार्ट करती है, किस पॉइंट पे आने की कोशिश करती है, मेन पे, क्योंकि उसे पता है मेन पॉइंट उसका बैलेंस पॉइंट है, यहीं पे उसको बैलेंस मिलना, वहाँ पे आके वो रेस्ट में आ जाती है। थोड़ी देर मूव करती है, बट अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद वो मूव करना बंद करती है और फिर अपने रेस्ट यानी मेन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाती है। क्लियर? अच्छा, अब SHM क्या है? बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की शॉर्ट फॉर्म अगर उसको कर लें तो वो होती है SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM क्या है? SHM जो है बेसिकली ये स्पेशल काइंड ऑफ जो है ना आपकी क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो हम ये कहेंगे स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज़, स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन इज़ SHM। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, ठीक है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM कहते हैं। S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक एंड M फॉर मोशन। क्लियर? अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को समझने से पहले आपकी बुक में उन्होंने आपको 3 टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बॉल सिस्टम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो सिंपल पेंडुलम का सिस्टम है। आज हमने इस वीडियो में हम किसको कवर करेंगे? मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग को। ठीक हो गया? अच्छा, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग में होता क्या है? बेसिकली एक मास है जिसको हमने किसके साथ उसको हमने टाई किया हुआ, या आप उसको कह लें हमने उसको अटैच किया हुआ है, एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और साथ में इसकी डेरिवेशन को भी समझेंगे कि यहाँ पे ये इसकी मूवमेंट जो है, इसकी मूवमेंट को देखते हुए हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे फार्मूलाज की। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। यहाँ पे होता है कि एक स्प्रिंग होता है जिसको हमने क्या किया होता है, एक मैस के साथ अटैच किया होता है कुछ इस तरह से। अभी आप देख रहे हैं ये रेस्ट पे है, इस पे आपको जो स्प्रिंग है वो भी रेस्ट में, क्योंकि इसमें किसी किस्म का खिंचाव नहीं है, मतलब कि ना कोई किसी किस्म का वो कंप्रेशन है, कंप्रेस्ड भी नहीं है, कंप्रेस मतलब दबा हुआ भी नहीं है, ना वो खिंचा हुआ, ना हमने उसको एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक हो गया? रेस्ट में है। हमने इस रेस्ट पॉइंट को, आपको मैंने बताया था रेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, मेन पॉइंट, जहाँ पे कोई भी चीज़ बैलेंस्ड होती है, रेस्ट में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जब आप बैलेंस्ड होते हैं, आप पे किसी किस्म की फोर्स, मतलब कि किसी किस्म की नेट फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि नेट फोर्स कहूँगा, फोर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि फोर्सेस ऑल द टाइम आप पर एक्ट कर रही होती हैं किसी न किसी सूरत में, लेकिन नेट फोर्स मेन पॉइंट पर ज़ीरो होती है। मतलब कोई भी चीज़ रेस्ट में क्यों है? क्योंकि उस पर नेट फोर्स जो लग रही है वो ज़ीरो है। नेट फोर्स होता है रिजल्टेंट, तमाम फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट कर लें। खैर, ये इसका अभी जो है मेन पॉइंट पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको स्ट्रेच करके आगे की तरफ ले जाऊँ। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच करके आगे की तरफ लेके आ गया। अब मैंने आपको बताया था जहाँ तक हम किसी चीज़ को मैक्सिमम मूव करते हैं वो होता है उसका एक्सट्रीम पॉइंट। वो उसका क्या होता है? दैट इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट ए। मैंने उसको ए से मेंशन कर दिया, ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट ए था। क्लियर? अच्छा, अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस, हमने फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया? हमने फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में, इसको खींच के मैं आगे की तरफ लेके गया, बट ऑब्वियसली स्प्रिंग अब ज़रा उसको खींच किया तो वो क्या करेगा? आपको पता है जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, उसको छोड़ें तो वापस वो अपनी पोजीशन पे वापस आता है, ऑपोजिट साइड पे मूव करता है। यानी मैं स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, स्प्रिंग क्या करेगा? जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग मैस को यहाँ पे ओ पे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि यहाँ पे वो क्या है, बैलेंस है। वहाँ यहाँ पे वो मेन पॉइंट वो क्या था, बैलेंस पॉइंट पे था, रेस्ट में था, उस पर किसी किस्म का ना स्ट्रेस था, ना खिंचाव था, ना तनाव था। ऐसे ही है। तो ये क्या करेगा, मैं इस साइड पे फोर्स लगा रहा हूँ, स्प्रिंग ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाएगा ताकि वो कहाँ पे अपने आप को ला सके, वापस ला सके। ऐसा क्यों कर रहा है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं, किसी ऐसी चीज़ पर जो कि मतलब कि जिसमें इलास्टिसिटी हो, अगर हम उसको फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर दोबारा हम उसको छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, हमने उसको छोड़ दिया तो वापस अपनी पोजीशन पे वापस लाने की अपने आप को कोशिश करता है।
तो ये किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी इलास्टिसिटी होती है, तो स्प्रिंग में इक्वालिटी है। तो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, मैं इसको F से शो करूँ, स्प्रिंग क्या करेगा, ऑपोजिट साइड पे फोर्स अपनी लगाएगा। हम इसको -F से शो कर रहे हैं। अब मैं इसको -F से क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फ़िज़िक्स में अंदाज़ा होना चाहिए दो फोर्सेस जब मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, यानी उनकी वैल्यू सेम हो। यानी मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैंने इस साइड पे इसको फोर्स लगा के मैं लेके आया, मैंने 6 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई। अब स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपने आप को दोबारा अपनी पोजीशन पे लाने के लिए फ़ोर्स कितनी लगाएगा, ऑब्वियसली 6 न्यूटन ही लगाएगा, क्योंकि वो 6 न्यूटन की फ़ोर्स लगा के ही अपने आप को वापस लेकर आएगा ना। तो मेरी फ़ोर्स और स्प्रिंग की फ़ोर्स हैं इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो मैं इसको -6 न्यूटन से शो कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है, आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग दो फोर्सेस की वैल्यू अगर सेम हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करता हूँ मैंने इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया ऊपर वाली को, ये +6 न्यूटन है, तो मैं इसको -6 कहूँगा। क्यों, क्योंकि फ़िज़िक्स में जब दो फोर्सेस की वैल्यू सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो एक को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, दूसरे को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए स्प्रिंग क्या कर रहा है, ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगा रहा है, तो मैंने उसकी फ़ोर्स को नेगेटिव कह दिया, अपनी फ़ोर्स को पॉजिटिव कह दिया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। कई केसेस में ये भी होता है कि मैं ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पे ऊपर वाली फ़ोर्स को नेगेटिव कंसीडर कर लेते, लेकिन फिर नीचे वाली को मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। या आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलता है किसको पॉजिटिव करें किसको नेगेटिव। तो कॉमन सेंस, आप किसी एक को अगर आपने पॉजिटिव कह दिया तो दूसरे को नेगेटिव कहना होगा। यहाँ पे सिस्टम में हम अपनी फ़ोर्स को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम फोर्स लगा के उसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, हमने फोर्स लगाने का काम स्टार्ट किया ना। वैसे तो वो रेस्ट में था, मैंने फोर्स लगा के उसको आगे लेके जा रहा हूँ। मैंने फोर्स लगाई है तो स्प्रिंग ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट किया। स्टार्ट मैंने किया फोर्स लगाना, तो इसलिए मैं अपनी फ़ोर्स को पॉजिटिव कह रहा हूँ। स्प्रिंग फिर क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहा है। पहले मैंने फ़ोर्स नहीं लगाई थी तो रेस्ट में था, ना स्प्रिंग फोर्स लगा था, ना कोई ऐसा सिस्टम हो रहा था। मैंने फ़ोर्स लगाई है तो फिर स्प्रिंग ने फोर्स लगाना शुरू की है अपोजिट साइड पे, तो इसलिए मैं अपनी फ़ोर्स को पॉजिटिव कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट करने वाला मैं हूँ। ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है। खैर, अब होगा क्या, होगा यहाँ पे ये कि अब मैं इसको चले यहाँ पे एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये स्प्रिंग इसको मैस को खींचेगा तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगा, ओ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ओ पे जाके रुकेगा नहीं। लेकिन ये कहाँ पे आ जाएगा, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आएगा। जैसे मतलब कि मैं स्प्रिंग ये मैस यहाँ पे, तो मैं इसको खींच के यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये सूली तौर पर इसको ओ पे आके रुक जाना चाहिए। स्प्रिंग ने मैस को फोर्स लगाया तो इसको यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकता है, ये कहाँ जाता है, और आगे की तरफ मूव कर जाता है। आपने देखा होगा पेंडुलम जैसे एक साइड पे जाता है तो दूसरी साइड पे मीन पोजीशन पे आके रुकता नहीं, वो दूसरी साइड पे मूव कर जाता है। ऐसे ही है, तो दूसरी साइड पे जाते हुए फिर दोबारा मीन की तरफ आता है। मीन पे आके उसको रुकना चाहिए, लेकिन वो फिर कहाँ जाता है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है। इस तरह से एक्सट्रीम पॉइंट से गिर्द वो मूव करता है, लेकिन वाइब्रेट किससे गिर्द कर रहा है, अपनी सेंटर पोजीशन के गिर्द। ठीक हो गया। तो उसको रुकना चाहिए ओ पे, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, बी की तरफ। ऐसा क्यों है, वो भी हम आगे आके इसको कवर करेंगे। फ़िलहाल मैंने इसको कह दिया ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन बी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे मीन पॉइंट ओ को मैंने जैसे बताया मीन पॉइंट थी, और ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट था। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से शो करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ओ से ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपने याद रखना है, जितना एक एक्सट्रीम पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उतना ही दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस भी होता है। तो ओ से ए तक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो ओ से बी तक का भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो दोनों साइड्स पे इक्वल होता है। अब वो कहते हैं, यहाँ पे हम अब डेरिवेशंस की तरफ आते हैं। यहाँ से हम डेरिवेशन का टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो है, आपकी जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। नेगेटिव क्यों आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था, हमने फोर्स दूसरी साइड पे लगाई है, ये इसको कहाँ पे ले आ रहा है, ये इसको अपोजिट साइड पे मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब समझ आई कि दोनों फोर्सेस हैं इक्वल, लेकिन डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो मैंने ये, और ये फोर्स किसकी है, ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग लगा रहा है मैस पे उसको वापस लाने के लिए। ये मेरी फोर्स नहीं है जिससे मैंने उसको आगे तक लेके गया था, ये वो फोर्स है
जो स्प्रिंग उसको वापस मेन पोजीशन पे लाने के लिए लगा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी फोर्स नेगेटिव थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस से शो कर दिया उसको। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक बात की कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक हो गया। इस बात का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ये मेन पॉइंट था, इसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं यहाँ से पहले मैं फोर्स लगाता हूँ। मैंने 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई। कितनी फ़ोर्स लगाई? 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगा के मैं इसको आगे की तरफ लेके गया। अब सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल है 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। हमने 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई, तो सेंटर से जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था? वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 6 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से डिस्टेंस इतना है। अब अगर मैं फ़ोर्स को बढ़ा देता हूँ, मसलन मैं पहले 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई थी, अब मुझे ज़ाहिर है पहले मैं यहाँ तक लेके आया था, मुझे 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगानी पड़ी इसको यहाँ तक मूव करवा के लाने के लिए। अब ज़ाहिर है मुझे इसको थोड़ा और आगे लेके जाना है, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी उसको। ज़ाहिर है आपने किसी चीज़ को कम फोर्स लगाओगे तो कम आगे जाएगी, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ज़्यादा आगे की तरफ मूव करेगी। जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आप ज़्यादा पुश करोगे, वो ज़्यादा आगे मूव करेगी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, अब इसको और मतलब ज़्यादा फोर्स लगा के आगे की तरफ पुश कर देता हूँ। अब पहले मेरी फोर्स 10 न्यूटन थी, अब कितनी हो गई? 20 न्यूटन। और अब मेरा डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से? पहले 6 था, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया 12 सेंटीमीटर। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर की होगी, आप जितनी फोर्स बढ़ा रहे हो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। और पहले केस में जब पहले फोर्स कम थी, यानी पहले मैंने उसको यहाँ तक मूव करवाया था, इस पॉइंट तक, ए तक, तो यहाँ तक सॉरी इसको हम इसको बी कह लेते हैं और इसको ए कह लेते हैं। पहले मैंने जब यहाँ तक इसको मूव करवाया था मैस को, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट था सेंटर से और फोर्स थी 10 न्यूटन, ऐसे ही है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ तक लेके गया तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ी और उसका डिस्टेंस भी सेंटर से क्या हो गया, ओ से बी तक जो था वो आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमने यही जिस चीज़ को समझा कि फ़ोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेंटर पॉइंट से तो जो उसका डिस्टेंस है। बात समझ में आई? आपने फोर्स बढ़ाई तो उसका सेंटर से डिस्टेंस जो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं वो भी बढ़ा। फोर्स पहले कम थी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? कम था, यानी सेंटर से डिस्टेंस कम था। एरो का ऊपर होने का मतलब है डायरेक्ट वैल्यू बढ़ रही है, और एरो के नीचे जाने का मतलब है वैल्यू कम है। क्लियर? तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि फ़ोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। अब ज़ाहिर है आप उसको ज़्यादा खींचोगे तो स्प्रिंग भी ज़्यादा फोर्स लगा के उसको वापस लेकर आएगा। आप कम खींचोगे, स्प्रिंग को कम फोर्स लगा के उसको वापस लाना पड़ेगा। तो सेंटर से डिस्टेंस जितना होगा फोर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी ऑब्वियसली। तो इसलिए हम कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप जानते हैं, एक चीज़ की वैल्यू में इंक्रीज़ हो तो दूसरी वैल्यू में भी इंक्रीज़ होता है, और अगर एक चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाए तो दूसरी चीज़ की वैल्यू में भी कमी आ जाती है। तो ये इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। खैर, अब यहाँ पे आपकी डेरिवेशन में हम फर्दर आगे मूव करते हैं। डेरिवेशन में आगे मूव करते हुए हम क्या करते हैं, हमने इसको पहले लिख लिया दोबारा। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये जो साइन है आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो एक इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट भी आता है इक्वेशन में। ये आपका के कांस्टेंट है। अब यहाँ भी जैसे कि मैंने बताया, एफ़ किसे शो कर रहा था? एफ़ शो कर रहा था जितनी फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है उसको वापस लाने में। आप ये याद रखें, आपने 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगा के आप उसको खींच के लेके जा रहे हैं, स्प्रिंग भी 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगा के उसको वापस लेके आएगा। तो आपकी फ़ोर्स और स्प्रिंग की फ़ोर्स सेम है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता आप 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगा के उसको खींच के दूर लेके जा रहे हैं, अब स्प्रिंग 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा, तो वो तो उसको वापस नहीं ले जा सकेगा। बात समझ में आई? जितनी आपकी फ़ोर्स है स्प्रिंग को उतना ही काम करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे जिम में आप वेट जो उठाते हैं, किसी चीज़ का वेट जितना भी हो, मतलब कि जो वहाँ पे मुख्तलिफ वेट्स होते हैं, डंबल्स होते हैं, उनका जितना वेट है आपको उसके इक्वली फोर्स लगा के उसको लिफ्ट करना पड़ता है। अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो आप उसको लिफ्ट ही नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से आप ज़्यादा फोर्स लगा के उसको लेके जा रहे हैं उधर स्प्रिंग को, मतलब फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन की फ़ोर्स है, अब स्प्रिंग 50 से कम फोर्स लगाएगा तो उसके लिए वापस लाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो इक्वल फोर्स लगा के उसको वापस लेकर आ रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब के क्या है? के बेसिकली आपको कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है? के आपका क्या है? के आपका बेसिकली इसको हम कहते हैं एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? के किस चीज़ को शो करता है? के ये शो करता है कि आपका स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। ठीक हो गया? तो के की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट्स
स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक हो गया, कि आपका स्प्रिंग कितना स्टिफ है, कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट। स्टिफनेस होता है हार्ड होना। कुछ स्प्रिंग आपने देखे हुए हैं, जैसे मतलब कि बॉल पॉइंट का स्प्रिंग होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन वो जब हम जाते हैं वहाँ पे, जैसे वो बैंक में जाते हैं तो उन्होंने पेन जिसके साथ वो वायर के साथ अटैच करते हैं, वो भी एक स्प्रिंग की तरह के होता है। वो स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होता है, आराम से हम उसको खींच लेते हैं, ऐसे ही है। तो वो स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है, जबकि बॉल पॉइंट का स्प्रिंग उससे कंपेयर कर थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड होता है। और आपने शॉक एब्जॉर्बर जो बाइक के देखे होंगे, जो मतलब कि बाइक पिछले व्हील के साथ जो शॉक एब्जॉर्बर, उसके साथ वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ इस तरह से वो आ रही होती हैं, स्पाइरल फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, जो मतलब मोटी वो जो लगी होती है, स्प्रिंग लगा होता है, उसका स्प्रिंग इतना हार्ड होता है आप उसको मतलब कि मूव करा ही नहीं सकते उसको, तो उसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब आपका जो होता है, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है किसी भी स्प्रिंग की, इसका मतलब है वो स्प्रिंग हार्ड है। और अगर किसी स्प्रिंग की के की वैल्यू कम आती है तो हम कहेंगे कि वो स्प्रिंग जो है सॉफ्ट है, वो उसको आराम से खींच सकते हो। हार्ड स्प्रिंग को खींचना थोड़ा सा टफ होता है। तो हायर वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट्स स्प्रिंग इज स्टिफ कहेंगे हम इसको, ठीक है। स्टिफ मतलब हार्ड ही होता है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा होता है, इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं टर्म जब हमने किसी चीज़ का उल्ट बताना हो। यानी वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जैसे पहले मैंने कहा हायर वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट्स स्प्रिंग इज स्टिफ, के की वैल्यू को ज़्यादा होगी तो ये शो करती है कि आपका स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है, हार्ड है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर के की वैल्यू कम आती है, स्मॉल आती है, तो हम ये समझेंगे स्प्रिंग आपका सॉफ्ट है। इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे मैं के की वैल्यू किसी स्प्रिंग की आती है 2.6 और किसी दूसरे स्प्रिंग को हम देखते हैं उसकी के की वैल्यू आती है 0.8। अब आप देखें यहाँ पे, जिस पहला स्प्रिंग जो ए था, मैंने स्प्रिंग ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का नाम दे दिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग ए है उसकी के की वैल्यू 2.6 है, इट मीन्स कि आपको क्या है, वो स्प्रिंग हार्ड है। और जिसकी के की वैल्यू कम आ रही है वो स्प्रिंग आपको क्या हो गया, वो स्प्रिंग आपका सॉफ्ट है, मतलब कि उसको खींचना आसान है, इसको खींचना थोड़ा सा टफ होगा। खैर, अब यहाँ पे होता ही है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे फर्दर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें, होता ही है कि आपको अंदाज़ा है आपकी जो फोर्स है, आपने जो फोर्स लगाई, हम यहाँ पे इसको साइड पे इसको मेंशन करते हैं। आप जानते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन 9th क्लास में, ठीक है। तो अगर हम इस मतलब के फोर्स की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू ma को पुट कर दें, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने इक्वेशन 1 से शो कर दिया, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन 1 में फोर्स की ये वाली वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, फोर्स की वैल्यू क्या है ma, मैं फोर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन राइट साइड पे वही आ रही है -kx, उसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं -kx, ठीक हो गया। अब आप लोग खुद ही मुझे यहाँ पे बताएं, इस इक्वेशन में दो चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो कौन सी हैं? एक तो मैस है और एक तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। वो कैसे? आप मुझे खुद ही बताएं, आप फोर्स कम या ज़्यादा लगाएं या जितनी मर्ज़ी फोर्स लगाएं, इसके वज़न में कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। अगर ये मैस पहले 2 kg का था तो आप जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा के इसको आगे ले जाइए, इसका वज़न तो सेम रहना, मैस तो सेम रहना 2 kg। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये बताता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। अब फॉर एग्जांपल इसी स्प्रिंग की वैल्यू जो है 2.6 हम मेंशन कर लेते हैं, तो ये स्प्रिंग की वैल्यू चेंज हो गई? ऑब्वियसली नहीं। ये जितना पहले हार्ड था उसने उसको जितना खींचोगे उसने हार्ड उतना ही रहना है। आप जो से ज़्यादा खींचोगे वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसकी हार्डनेस तो सेम रहेगी। तो इसलिए, और हमने इसको क्या कहा, के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो स्प्रिंग को आप जितना मर्ज़ी खींचे उसने तो उतना ही हार्ड रहना है, उसके हार्डनेस में तो फ़र्क नहीं ना आना। सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही रहेगा, ऐसे तो नहीं ना वो ज़्यादा खींचेंगे तो हार्ड होने लग जाएगा। वो सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही रहेगा, हार्ड है तो हार्ड ही रहेगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू भी के की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हम अपने कॉन्स्टेंट्स को कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। हम ए को इधर ही रहने देंगे, मैथ्स इधर ए से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन। अब मैथ्स उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। अब आप जानते हैं इक्वेशन में क्या होता है, हम रिवर्स करेंगे थोड़ा सा अपने ना इस क्या नाम है प्रोसेस को। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं, इक्वल का साइन आता है और एक क्या आता है, कांस्टेंट।
मैं दोबारा रिपीट करूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें तो इक्वल का साइन आता है और उसके साथ एक कांस्टेंट भी आता है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अब आप जानते हैं ये दोनों चीज़ें आपके कांस्टेंट के तौर पे डील हो रही हैं, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। वैल्यू किसकी चेंज होनी है? एक्सेलरेशन की। यानी जो एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी चीज़ की मूवमेंट में जो वो मतलब कि स्पीड में जो चेंजेस आते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, यानी मैं कम फोर्स लगाऊंगा उसका सेंटर से डिस्टेंस कम होगा, मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या हो रहेगा, ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो चेंज कौन सी चीज़ें हो रही हैं? एक्स और ए। आप उसको कम खींचते हो, वो वापस आता है, उसकी स्पीड में चेंजेस कम आएंगी। आप उसको ज़्यादा खींचोगे, दूर तक खींचोगे, वो ज़्यादा दूर से आएगा, उसकी स्पीड में चेंजेस भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा। तो स्पीड में चेंजेस एक्सेलरेशन को शो करता है। तो ए और एक्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। कांस्टेंट क्या है? के और एम, इन्होंने चेंज नहीं होना, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो मैं इस इक्वेशन को अब कर रहा हूँ रिवर्स। तो रिवर्स कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दूँ, माइनस पहले से ही था और एक्स। अब ये यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है कि मैंने किया क्या है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें, इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। मैंने रिवर्स किया, मैंने इक्वल का साइन से प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर दिया। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो आपको पता है आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देख लें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो आपको कांस्टेंट नहीं था, ये आपने डेरिवेशन में सीखा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म हो, इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। मैंने रिवर्स किया, मैंने इक्वल के साइन को प्रोपोर्शनलिटी से चेंज कर दिया। और मुझे पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाए तो कांस्टेंट आप नहीं लिखते अपनी इक्वेशन में। तो मैंने इस तरह से रिवर्स किया। और क्यों किया? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था ये रिलेशन कि आपकी एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। इसको भी समझ लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। यानी आपका सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। सेंटर से डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट से कह रहे हैं, सेंटर यानी मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगी। मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं वो, इस चीज़ को भी कि ये अब कैसे पॉसिबल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, आप भाग के आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। आप पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, फिर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं। इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ए से बी 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहुँचे, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई, यहाँ पे क्या होगी, 15 हो गई। स्पीड में कितना चेंज आया? 5 से 15, 10 का चेंज आया। अब इसको दोबारा देख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरा डिस्टेंस बढ़ गया सी से डी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी स्पीड 5 थी और ये आपका डिस्टेंस 20 मीटर है। यहाँ पे स्पीड 5 थी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आपकी आ गई 25, ऐसे ही है। तो आप देखते हैं जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ता है ना, आपकी स्पीड में चेंजेस भी क्या होते हैं, उस हिसाब से होते हैं। हो सकता है 25 ना हो, मैंने जैसे एग्जांपल लिया, हम इतना मैक्सिमम स्पीड होती नहीं है, इससे कम ही होती है एवरेज स्पीड। हो सकता है यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाए, फिर वापस 12 हो जाए, यहाँ पे फिर 13 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड में चेंजेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्पीड में चेंजेस क्या थे, कम थे। तो आपका सेंटर से डिस्टेंस जैसे ही बढ़ता है, आपका मतलब जैसे ही आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपकी स्पीड में चेंजेस भी क्या आते हैं, उस हिसाब से आते हैं। तो बात समझ में आई। तो ये है कि जब भी आप भागते हैं, आप कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से तो भाग नहीं सकते, आपकी स्पीड में लाजमी चेंज आता है। पहले आप कम तेज़ी से भागते हैं, फिर ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, फिर थकते हैं तो कम आपकी स्पीड हो जाती है। तो मैंने उस चीज़ को ही रिप्रेजेंट किया कि आपका डिस्टेंस जैसे बढ़ता है तो आपकी स्पीड में चेंजेस भी उस हिसाब से बढ़ते हैं। डिस्टेंस कम था, आपकी स्पीड बढ़ रही थी, हो सकता है कम भी हो रही है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है बड़े कम ही हो, लेकिन चेंजेस क्या हैं आप खुद ही देख रहे हैं, कम है। तो स्पीड में चेंजेस क्या होते हैं, एक्सेलरेशन को शो करता है। खैर इसको इस एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, आपको जो मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग है इससे भी समझ लेते हैं। ये देखिएगा और से ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका मेन पॉइंट था, मैंने इसको मेन पॉइंट से शो कर दिया। अब मैं इसको कहाँ पे खींच के लेके जा रहा हूँ, मैं इसको ए पॉइंट तक लेकर आया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ओ से ए तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब मैंने इसको खींचा, छोड़ूंगा, वापस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसकी स्पीड थी 0, यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 हो गई, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो गई 15। कितनी हो गई 15, और डिस्टेंस कितना था 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करते हैं मैंने इसको थोड़ा और स्ट्रेच किया, पहले यहाँ तक खींचा था ए पॉइंट तक, अब मैं इसको और खींचता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ले आता हूँ इसको खींचते हुए यहाँ तक ले आता हूँ बी पॉइंट तक, मैंने इसको बी से शो कर दिया।
अब आप दोबारा देखें, पहले स्पीड में चेंजेस 0 से 15 तक गए थे, यानी 15 स्पीड में चेंजेस किसके इक्वल थे, 0 से 15 के दरमियान अगर आप देखें चेंज 15 का चेंज आया था। ऐसे ही है फिज़िक्स में और मैथ्स में चेंज आता है दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके, ऐसे ही है। तो अब देखें 0 से 15 तक का चेंज आप अगर फाइंड करें, चेंज कैसे पता चलेगा, आप 15 में से 0 को माइनस कर दें। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी मेजरिंग सिलेंडर में पानी भरते हैं, पहले उसका वॉल्यूम 20 था, अब 40 हो गया, तो कितने का फ़र्क आया, ऑब्वियसली 20 का। और आपको कैसे पता चला, आपने 40 को 20 में से माइनस किया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे स्पीड 0 थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते 15 हो गई, कैसे पता चला, आपने दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके देखा। खैर अब यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेच करके आगे ले आए। अब आप देख रहे हो सेंटर से डिस्टेंस भी अब बढ़ गया, पहले 6 था, अब यहाँ तक 12 हो गया। अब यहाँ तक कितना हो गया है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने जैसे अभी पहले एग्जांपल बताया था भागने वाली, कि जैसे जैसे आप भागते हो आपकी स्पीड में चेंजेस भी बढ़ते हैं अगर डिस्टेंस बढ़े तो यहाँ पे भी यही चीज़ होगी। यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका 5 हो, 10, 15, 20, 25, 30। ये मैं मिसाल ले रहा हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं, स्पीड इतनी बढ़ती नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि स्पीड में भी चेंजेस उस तरह से बढ़ते हैं। हो सकता है स्पीड में चेंजेस 0 पॉइंट में हो, 0.6, 0.8, 0.9, ये जस्ट समझाने के लिए वैल्यूज़, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है। तो ये मैं रिलेशन एक्सप्लेन करना चाहा था कि एक्सेलरेशन वाकई डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। पहले डिस्प्लेसमेंट यानी सेंटर से डिस्टेंस कम था, 6 सेंटीमीटर था, स्पीड में चेंजेस भी कम थे। लेकिन जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ा, 12 सेंटीमीटर हुआ, तो स्पीड में चेंजेस भी क्या हो गए, ज़्यादा। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, स्पीड में चेंजेस। तो हमने इसको सही से समझ लिया कि एक्सेलरेशन वाकई डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है। क्लियर। अच्छा, अब हमने इस चीज़ को समझना है कि ये इसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, और उससे पहले रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, व्हाट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। डेरिवेशन ऑब्वियस आपको क्लियर हो गई होगी। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आता भी है तो आप ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, तो आप वहाँ से मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर, अब बेसिकली हमने करना क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स को समझना है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, व्हाट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को या तो पुश करती है या पुल करती है, ऐसी बॉडी को जो वाइब्रेट कर रही हो। क्या कर रही हो, वाइब्रेट कर रही हो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका स्प्रिंग यहाँ पे अभी रेस्ट में है, अभी इस पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, स्प्रिंग में से कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन जैसे हम इसको खींचते हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ क्या करने लग जाती है, फिर मैस आपका ये वाला जो है वाइब्रेट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। किसके दरमियान, इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान आपका मैस जो है वाइब्रेट करने लग जाता है। ऐसे ही कभी आगे जाता है और कभी पीछे जाता है। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, रीस्टोरिंग फोर्स या तो किसी चीज़ को पुश करती है या फिर पुल करती है, ऐसी चीज़ को जो वाइब्रेट कर रही हो, यानी वाइब्रेट के टू एंड फ्रो मूव कर रही हो, आगे और पीछे मूव कर रही हो। तो ज़ाहिर है ये आगे जाता है मैस और पीछे जाता है, तो ये वाइब्रेशन ही है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ही है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, ये करती है अ फोर्स दैट pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards mean position, towards mean position। ठीक हो गया। यानी एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज़ को या तो पुश करती है, पुल करती है, ऐसी चीज़ को जो वाइब्रेट कर रही हो, जो रेस्ट में ना हो, जो वाइब्रेट कर रही हो। किसकी तरफ पुश और पुल करती है, ताकि वो मीन पे आ जाए। अब जैसे स्प्रिंग यहाँ जाता है तो हम उसको यहाँ पे मूव करते हैं, तो वो मैस को पुश करते हैं ताकि वो कहाँ पे आए, ओ पे। लेकिन जब इधर जाता है स्प्रिंग, इधर मूव करता है, तो स्प्रिंग पे दबाव आ जाता है। दबाव की वजह से क्या होता है, वो उसको अब आगे की तरफ पुल करता है कि अब तुम वापस जाओ, क्योंकि अब वो होता है किसी चीज़ पे दबाव है तो वो उसको इस तरह से मतलब कि ना पुल करते कि आप वापस जाओ। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसी है, जैसे गाड़ी में मतलब समटाइम्स होता है बैक सीट पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे, लोग फंस के बैठना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बाजू को इस तरह से करते हैं कि इसको पुल कर ऐसे मतलब के करते हैं, मतलब कि पुश करते कि आप थोड़ा दूर होकर बैठो, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वही एग्जांपल है, जब आपका मैच इधर मूव करता है तो स्प्रिंग क्या करता है, उसको पुल करता है।
सॉरी मैंने पुश करे थे, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको पुल करता है, कहाँ पे लाता है, ओ पे लाने के लिए। लेकिन जैसे इधर बी पे आता है तो स्प्रिंग पे दबाव बढ़ जाता है, कंप्रेस होने लग जाता है, तो वो फिर उसको पुश करता है कि वो वापस जाए। तो ये है रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से एक्ट कर रही है? ये आपके स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी है वही आपकी रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि उस पर दबाव आता है। तो इलास्टिसिटी क्या कहती है कि मैंने अपने सेंटर पॉइंट पे वापस आना, जहाँ पे बैलेंस में मैं हूँ। क्योंकि स्प्रिंग खिंचा होता है वो वापस आने की कोशिश करता है, कहाँ पे? अपने रेस्ट पॉइंट पे, मीन पॉइंट पे। मीन पॉइंट क्या होता है? वो जो रेस्ट उसका बैलेंस पॉइंट है, ऐसे ही है। तो ये है रिस्टोरिंग फोर्स। और स्प्रिंग की इलास्टिसिटी तो उसको वापस लाने की कोशिश करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रिस्टोरिंग फोर्स उसकी इलास्टिसिटी ही है। रिस्टोरिंग फोर्स में क्या कहता है? वो उसकी ये ऐसी फोर्स है जो किसी चीज़ को मेन पॉइंट पे वापस लाने की कोशिश करती है। तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी भी तो उसको ओ पे लाने की कोशिश करती है, यानी वापस अपनी बैलेंस पॉइंट पे वो चीज़ वापस आ जाए। ठीक हो गया? अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स को हमने समझ लिया। अब हमने इसकी वर्किंग को देखना है कि ये काम कैसे करता है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम ओ से ए तक इसको लेकर आते, पहले ये ओ पे रेस्ट पे था इनिशियली, ये ओ पॉइंट पे रेस्ट पे है। लेकिन जैसे हम इसको ए तक लेकर आते हैं तो स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं, इसको पुल करके वापस लाने की कोशिश करता है। असूली तौर पर यहाँ पे इसको हमने ओ कह दिया और ये इसका बी पॉइंट है। अब मैस को असूली तौर पर जैसे ए से ओ की तरफ स्प्रिंग उसको वापस खींचता है, यानी यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, इसको यहाँ पे क्या कर जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। लेकिन ये ओ पॉइंट पे रुकता नहीं है, ये जाते जाते बी पॉइंट पे आ जाता है। बी पॉइंट पे जाके रुकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग पे दबाव आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या कोशिश कर रही है? रिस्टोरिंग फोर्स को कह रही है कि वो ओ पे वापस आ जाए। जैसे ही मैस ओ पे वापस आता है, आपको पता है ये वो पॉइंट है जिस पर रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाती है। स्प्रिंग की इलास्टिसिटी, जब स्प्रिंग वापस आ जाए अपनी पोजीशन पे, फिर उसकी इलास्टिसिटी जो होती है उसमें वो जो फोर्स जिससे उसको वापस खींच रहा होता है वो फोर्स ख़त्म हो जाती है। इलास्टिसिटी का काम तो ये था ना कि वो उसको वापस अपने बैलेंस पॉइंट पे ले आए। अब जैसे वो वापस आता है उसके वो फोर्स ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने फोर्स ने अपना काम कर लिया, वो ओ पे वापस आ गई चीज़। लेकिन ये मैस बी तक क्यों चला जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न है इनर्शिया। इनर्शिया आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगी कि वो रेस्ट में रहे, वो मूवमेंट में ना आए। आप उस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टेबल पे बुक पड़ी होती है, वो रेस्ट पे है, आप उसको पुश करके मूव करते हो, दोबारा रेस्ट पे आ जाती है। या फिर इसको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा हो, आप उसको फोर्स लगा के स्टॉप करते हो तो वो फ़ौरन रुक जाता है। वो कभी भी फ़ौरन रुकता, वो थोड़ा आगे की तरफ जाता है, आपको भी धक्का आगे की तरफ लगता है, वो आराम आराम से रुकता है। इसका क्या मतलब था? वो इंसान की जो बॉडी है वो चाह थी कि मैं मूवमेंट में हूँ, तो मूवमेंट में रहूँ, कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है तो मैंने रेस्ट में नहीं आना, मैंने मूवमेंट अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो इनर्शिया ये होता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं अपनी रेस्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखूँ, चाहे मुझे कोई मूव कराने की कोशिश कर भी रहे। और अगर मूवमेंट में आए तो वो कोशिश हद दर्जा कोशिश करेगी कि वो मूवमेंट में रहे, वो रेस्ट में बिल्कुल भी ना आए। अल्टीमेटली बाद में वो फोर्स लगा के उस बंदे को स्टॉप तो कर लेंगे जो भागता हुआ आ रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर तक मतलब फ़ौरन तो नहीं रुकता, थोड़ा आपको भी पुश करता है पीछे की तरफ, थोड़ा मतलब कि वो थोड़ा आगे की तरफ भाग, उसकी स्पीड कम होती है लेकिन वो मूवमेंट में थोड़ी देर के लिए रहता है। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पार्क्स में होता है, कुछ सरफेस सीधी होती है, कुछ ऐसे होता है मतलब स्लोप में जगह आ रही होती है, जैसे घास वाली होती है, ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है। आप जब भाग के नीचे की तरफ भागते हुए जाते हो, अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप फ़ौरन नहीं रुकते, आप आहिस्ता आहिस्ता रुकते हैं। क्यों? आपकी बॉडी कहती है मैं मूवमेंट में हूँ, तो मैंने अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है, रेस्ट में नहीं आना। क्लियर? तो यहाँ पे जब आपका ए से ओ की तरफ मैस आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स तो ख़त्म हो गई, स्प्रिंग ने अपना काम कर दिया, लेकिन मैस किस में था? मैस अपनी मूवमेंट के स्टेट में था। उसने कहा मैंने अपना इनर्शिया कंटिन्यू रखना है, मैंने मूवमेंट में रहना है। वो जाता जाता बी पॉइंट पे आ जाता है। अब बी पॉइंट पे आता है, स्प्रिंग पे दबाव आता है, स्प्रिंग में इस साइड पे दबाव आने लगता है। अब ज़ाहिर स्प्रिंग ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मैस को उधर ही स्टॉप कर देगा, कहेगा मैं और प्रेस नहीं हो सकता, अब स्टॉप कर देगा, वो उसको वापस पुश करेगा। वही एग्जांपल जैसे बैक सीट पे ज़्यादा लोग आ जाएं तो वो क्या होता है, आप पे ज़्यादा प्रेशर आता है, आप उनको फिर पुश करते हो उस साइड पे कि ज़्यादा प्रेशर ना लगाओ, दबाव में आप आ जाते हो ना ऐसे, तो आपको ज़्यादा वो कंप्रेस करने लग जाते हैं कि जब ज़्यादा मतलब कि पीछे बैक सीट पे लोग आ जाए। तो यही चीज़ है, यहाँ पे भी स्प्रिंग पे ज़्यादा दबाव होता है, वो ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो स्प्रिंग को अपोजिट साइड, वो मैस को अपोजिट साइड पर फोर्स लगाता है। अब ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, फिर ओ पे आता है, ओ पे मैस को रेस्ट में आना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग ने अपनी रिस्टोरिंग फोर्स ओ तक ही लगानी थी। ओ पे वो आ गए, अब उसे पता है मैं रेस्ट में, अब मैं बैलेंस पे आ गया हूँ, तो रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म। लेकिन मैस फिर मूवमेंट में है, उसने अपना इनर्शिया कंटिन्यू रखना, वो ए तक जाएगा। इस तरह से वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक
ये इस सरफेस की फ्रिक्शन जो है वो इसकी मूवमेंट को स्टॉप ना कर दे और ये अल्टीमेटली रेस्ट में ना आ जाए। ज़ाहिर है इस सरफेस में जहाँ पे मैस मूव करे इसकी अपनी एक फ्रिक्शन भी होगी, तो पहले ये मूव करता रहेगा, अल्टीमेटली फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी, अल्टीमेटली रुकता रुकता ज़ीरो पे आ जाएगा। जैसे स्टोन को हम इस तरह से करके धागे से उसको स्टोन को बांधा हुआ इस तरह से मूव करते, पहले वो टॉप तक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी मूवमेंट कम होने लग जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो रुकता हुआ अल्टीमेटली रुक जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है, अपने मेन पॉइंट पे आ जाता है। तो ठीक इस तरह से पहले ये मूव करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इस सरफेस की फ्रिक्शन इसकी मूवमेंट को रोकेगी, अगर रोकेगी तो अल्टीमेटली ज़ीरो पे आ जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये होता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए। एक होता है ऑर्डिनरी टाइम, एक होता है स्पेशल टाइम। टाइम पीरियड एक स्पेशल टाइम है, वो सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो वाइब्रेट कर रही होती है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मैस को ओ से ए तक लेकर आया हूँ। अब आपको ये भी बताना है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट कब होती है। एक वाइब्रेशन तब कंप्लीट होती है जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओ से ए तक लेकर आया हूँ। अब मैं इसको जब रिलीज़ करूँगा तो इसने कहाँ जाना है? बी तक जाना है, बी तक ए पे वापस आना है। तो एक वाइब्रेशन पता है कब कंप्लीट होती है? जब हम किसी चीज़ को एक पॉइंट पे ला के छोड़ दिया, मैं स्प्रिंग को यहाँ पे ला के छोड़ूंगा, ये ए से बी पे जाएगा, बी से ए पे वापस आएगा, तो अब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। एक वाइब्रेशन तब कंप्लीट होती है जब हम किसी चीज़ को एक पॉइंट से छोड़ें, वो मूव करके वापस उसी पॉइंट पे वापस आए, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। दोबारा करते हैं, जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ से ला के छोड़ता हूँ तो ये ऐसे मूव करेगा, दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, तो अब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? जब किसी चीज़ को एक पॉइंट से ला के रिलीज़ करें तो ये मूव करके उधर ही वापस आए, इधर वापस आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? एक वाइब्रेशन कंप्लीट। ठीक इसी तरह से इसकी एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी? जब हम इसको ए पॉइंट पे ला के छोड़ेंगे, ये मूव करके इधर वापस आएगा, हम कहेंगे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही हो उसको अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो होता है उसका टाइम पीरियड। वो उसका क्या होता है? टाइम पीरियड। अच्छा, अब टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है जी कि मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग। अब ये जो आपका मैस वाइब्रेट कर रहा है, ये जो आपका मैस वाइब्रेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, यानी इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो उसका उन्होंने हमें फार्मूला प्रोवाइड किया टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फार्मूला आपका ये है 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाय k, यानी 2 पाई और स्क्वायर रूट के अंदर मैस, ये इसका मैस m जो इसका वज़न है, और k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये इससे शो हम उसको कर रहे हैं, तो ये इसका फार्मूला है। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी कोई भी बॉडी जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेती है वो टाइम पीरियड है। अगर 2 वाइब्रेशंस आ गई उसके लिए जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड नहीं है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ इसको अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगा 2 सेकंड्स, मिसाल है। अब 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए इसको टाइम लगा 4 सेकंड्स, तो ये आपका टाइम पीरियड नहीं है, दैट इज़ नॉट टाइम पीरियड। हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं कि तो आपका जो 4 सेकंड है टाइम पीरियड नहीं है, ये आपका टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है। मैं इसको ओ से ए पे लेके आया, छोड़ा, उसी पॉइंट पे वापस आया, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज़ टाइम पीरियड। तो ये था हमारा मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग का टॉपिक। इन केस आपका इस लेक्चर में कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, अव्वल तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सब कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूँ, बट ऑब्वियसली क्वेश्चंस फिर भी रह जाते हैं जहन में। तो आप कोई भी जहन में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, तो आप मुझसे वहाँ पे क्वेश्चनिंग करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो बॉल एंड बॉल सिस्टम है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।